जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारियां कराई जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में हम 10 और 11 दिसंबर का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड है। आप वहाँ से अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए सबसे पहले दिवस विशेष में हम लोग देखते हैं 11 दिसंबर का यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। जो हमारा मनाया जाता है 11 दिसंबर को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूनिसेफ दिवस, याद रखिएगा। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इनर्जी फंड। यूनिसेफ जो बेसिकली होता है ना, वो बच्चों के लिए कार्य करता है। जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, उनका कहीं पे शोषण अगर हो रहा है, कहीं उनके साथ हिंसा हो रहा है, उनकी स्वच्छता के बारे में, उनके पोषण के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके कौशल निर्माण के बारे में, ये सब का देख रेख जो है यूनिसेफ एक संस्था है, उसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी अच्छी संस्था है ये। इसका स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 2022 का जो थीम है वह है वन टीम फॉर चाइल्ड राइट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आजकल थीम ही पूछ रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा कि यूनिसेफ दिवस 2022 का जो थीम है वन टीम फॉर चाइल्ड राइट्स है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन एक ए में है क्रिस गेल, बी में है रोहित शर्मा, सी में है सचिन तेंदुलकर, डी में है ईशान किशन। इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा ईशान किशन। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। ईशान किशन के बारे में एक चीज़ और जानिएगा कि विदेशी ग्राउंड पर दोहरा शतक लगाने वाले यह भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं। विदेशी ग्राउंड पर दोहरा शतक लगाने वाले यह भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड जो था क्रिस गेल के पास था। उन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक लगाया था। 2000 रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज जो बने हैं वो हमारे ईशान किशन जी हैं। भारत के चौथे बल्लेबाज बने। इसके पहले सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी दोहरा शतक लगाया है। एक दिवसीय मैच में व्यक्तिगत पारी में सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा का 264 रन है, जो इन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस बात को भी याद रखिएगा कि रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन लगाया था, जो व्यक्तिगत स्कोर में सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि दिसंबर 2022 में नौसेना अभ्यास संगम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। पहले ये समझ लीजिए कि संगम जो नौसेना अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है। तो यह जो होता है हमारा इंडिया और यूएसए के नौसैनिकों के बीच का अभ्यास है, जिसका नाम है संगम। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन है गोवा, बी नंबर ऑप्शन है केरल, सी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा गोवा, यानी गोवा में दिसंबर 2022 में नौसेना अभ्यास संगम का आयोजन किया गया। जो संगम है वो इंडिया और यूएसए का नौसैनिक अभ्यास है। इंडिया के तरफ से नौसैनिक युद्धपोत इसमें मार्कोस भाग लिया और अमेरिका के तरफ से नौसैनिक युद्धपोत सेरास भाग लिया। संगम अभ्यास पहली बार 1984 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 2022 में इसका 7वां चरण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी सैनिक अभ्यास है, उसको हम लोग देखते हैं जो नौसैनिक अभ्यास ही है।
पहला हमारा है बोंगो सागर सैन्य अभ्यास। यह जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन बंगाल के खाड़ी में मुख्यतः किया जाता है। याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में आयोजन स्थल ही पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में। तो बागो सागर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? इंडिया और बांग्लादेश का है। आगे हम लोग चलते हैं मालाबार नौसैनिक अभ्यास। यह जो है त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। त्रिपक्षीय कहने का मतलब है कि इस सैन्य अभ्यास में 3 देश भाग लेते हैं। एक हमारा इंडिया भाग लेता है, एक जापान भाग लेता है और एक यूएसए भाग लेता है। तो 3 देश भाग लेते हैं इसमें, इसलिए इसे त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहा जाता है। इसका शुरुआत 1992 से हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह है हमारा कोकन नौसैनिक अभ्यास। यह जो है इंडिया और इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के बीच का यह जो है सैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, जिसका नाम है कोकन नौसैनिक अभ्यास। एक हमारा है अस इंड एक्स। अस इंड एक्स नाम से ही देखिएगा, अस AUS, ऑस्ट्रेलिया IND, इंडिया EX का मतलब एक्सरसाइज, जिसका हिंदी अभ्यास होता है। यानी यह कहने का मतलब ये है कि अस इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। नवाज को समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन हम लोग देखते लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ज्वाला गुट्टा, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नागर, तीसरा ऑप्शन है सुकांत कदम, चौथा ऑप्शन है प्रकाश नाथ। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन होगा, सुकांत कदम ने पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे जो दिख रहे हैं ये हमारे हैं सुकांत कदम। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल्स से जानते हैं। भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 14 पदक जीता, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 7 कांस्य पदक है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन हमारे इंडिया में किया जाएगा, मार्च से अप्रैल के बीच में, याद रखिएगा इसको। चलिए और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन जो है अभी वर्तमान में चल रहा है। यह इसका आयोजन कतर में किया गया। पहले समझिए कि फीफा का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। फीफा का संबंध फुटबॉल खेल से है और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जा रहा है। इसका प्रारंभ हो चुका है। यह प्रारंभ हुआ, फीफा जो है 20 नवंबर को प्रारंभ हुआ, 20 नवंबर 2022, और यह चलेगा 18 दिसंबर 2022 तक। इस विश्व कप में टोटल 32 टीमें भाग ले रही है। भारत इसमें भाग नहीं ले रहा है। पहला मैच जो खेला गया वह मेज़बान देश कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया, याद रखिएगा। पहला मैच जो खेला गया मेज़बान देश कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया। चलिए थोड़ा सा फीफा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना जो हुआ वह 1904 ईस्वी में हुआ और इसका जो मुख्यालय इसका है ज्यूरिख में। इसका मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। चलिए एक नाम काफ़ी फेमस है, खेल के दुनिया से ही है, इनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा पहले समझिए यह क्या है, यह खिलाड़ी है, किस खेल की खिलाड़ी है? तो यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है।
याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही नाम दे देता है और पूछता है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा, मनिका बत्रा जी का संबंध टेबल टेनिस से है। अब यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मनिका बत्रा ने नवंबर 2022 में एशियाई कप टेबल टेनिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा, एशियाई कप लिख देते हैं हम यहाँ पर। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा जी ने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, कांस्य पदक जीता। और यह पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। इससे पहले किसी ने भी इस एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कोई पदक नहीं जीता था, कोई महिला नहीं जीती थी। यह कोई इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन्होंने पदक जो जीता वो पदक जीतने वाली पहली महिला है। चलिए, न बात को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि यह जो एशियाई कप टेबल टेनिस था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो एक बात जान लीजिए, इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में, जो नवंबर 2022 में संपन्न हुआ है। थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है कमलेश मेहता, 2 नंबर ऑप्शन है नागेंद्र रेड्डी, 3 नंबर ऑप्शन है मेघना अहलावत, 4 नंबर ऑप्शन है मनिका बत्रा। इसका सही आंसर होगा हमारा मेघना अहलावत। ये जो आपको दिख रही है लेडीज, यही है मेघना अहलावत। वर्तमान में यह हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की वाइफ है। इनको जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ इनसे रिलेटेड नवीनतम नियुक्तियां देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कल ही हम बताए थे, पीटी उषा को कल ही इसके बारे में चर्चा हुआ था। पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली यह फर्स्ट महिला है, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है केवी साजी को। केवी साजी, कल भी इसका चर्चा हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मिनेश सी सा को। याद रखिएगा, मिनेश सी सा को हमारा जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन COP15, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। पहले समझिए, COP जो है वह 2 टाइप से आयोजन इसका किया जाता है। एक तो बायोडाइवर्सिटी के लिए यानी जैव विविधता के लिए, एक जो इसका आयोजन किया जाता है वह किया जाता है जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, का आयोजन 2 टाइप से किया जाता है, एक जैव विविधता के लिए, एक जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये जैव विविधता के लिए 15वां सीरीज है। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है कनाडा में किया जा रहा है। यहाँ देखिए, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 का आयोजन आपको कहाँ किया जा रहा है, कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के शहर एक मॉन्ट्रियल, वहाँ किया जा रहा है। चलिए, इसके बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं। इस सम्मेलन में भारत सहित 196 देश के करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में प्राकृतिक को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार, इस कार्य योजना में 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता होगा। जलवायु परिवर्तन, अब हम लोग समझ लेते हैं जलवायु परिवर्तन जो COP से एक और रिलेटेड है।
तो इसका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 यानी कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वो 27वां सीरीज 2022 नवंबर में संपन्न हुआ है मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में, याद रखिएगा। और कोप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। आगामी कोप 28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखिएगा। चलिए कुछ हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन जो किया गया था इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। यह क्रम से जो इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, इसमें इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। क्रम से यह 17वां था और 18वां जो आयोजन किया जाएगा G20 का वह भारत में किया जाएगा 2023 में। अभी इसका ट्रायल चल रहा है भारत के राजस्थान के उदयपुर में। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के उदयपुर में अभी हाल फिलहाल में G20 के शेरपा का सम्मेलन हुआ है। शेरपा मतलब मीटिंग। इसके आधार पर क्या क्या मतलब इस पर चर्चाएं हुई कि किस बात पॉइंट पे मतलब कि इस आयोजन को सफल बनाया जाए। तो G20 के शेरपा का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान के उदयपुर में। और 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। अभी वर्तमान में G20 का अध्यक्ष भारत के पास है। 1 दिसंबर से भारत इसका अध्यक्षता ग्रहण किया हुआ है। जब तक आयोजन होगा भारत में तब तक उसका अध्यक्ष बना रहेगा भारत। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? संघाई सहयोग संगठन का तो इसका आयोजन 2022 में किया गया था उज्बेकिस्तान में, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअल रूप से भाग लिए थे। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। SCO का जो स्थापना हुआ वह जो स्थापना इसका हुआ 15 जनवरी 2001 को। इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। नाम से ही स्पष्ट है, शंघाई सहयोग संगठन। और शंघाई शहर कहाँ है? चीन में है। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसमें टोटल देशों की संख्या कितना है? सदस्य देशों की संख्या 8 है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को कंबाइंड रूप से इसका सदस्यता दिलाया गया, जब से इस सदस्य देशों की संख्या 8 हो गया। नहीं तो पहले इसमें 6 ही सदस्य देश थे। चलिए कुछ शिखर सम्मेलन है जो 2022 में आयोजन किए गए थे, उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। पहला है हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जुलाई 2022 में चीन में किया गया था। उसके बाद है 5वां बीमेस्टेक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन मार्च 2022 श्रीलंका में किया गया था। उसके बाद है G7 शिखर सम्मेलन। इसका जून 2022 जर्मनी में किया गया था। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुनिए। राजीव शुक्ला, भूपेंद्र पटेल, सुखविंदर सुक्खू, अनिरुद्ध सिन्हा। तो इसका सही आंसर हमारा होगा C नंबर। सुखविंदर सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। सुखविंदर सुक्खू के बारे में कुछ जान लीजिए। सुखविंदर सिंह का जन्म जो हुआ था हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 26 मार्च 1964 को हुआ था। पिता हिमाचल प्रदेश रोडवेज में बस चालक थे। यह छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं। शिमला नगर निगम में 2 बार पार्षद भी रहे हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा, पूछ देगा। नादौन विधानसभा से 4थी बार यह अब की बार विधायक बने हैं। 8 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश कांग्रेस से किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो कांग्रेस से। ये जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे सुखविंदर सुक्खू। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग हाल फिलहाल में दिसंबर में 2 स्टेट में चुनाव हुआ है। एक हिमाचल प्रदेश में हुआ है और एक गुजरात में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में
जो चुनाव हुआ है टोटल 68 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, यानी वहाँ विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश में 68 है, और गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है 182, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो ज़्यादा वोट मिला, ज़्यादा सीट मिला वो कांग्रेस है, उनको 40 सीट मिला, और उसके बाद भाजपा को 25 सीट मिला। गुजरात में इसके विपरीत भाजपा को 156 सीट मिला और कांग्रेस को 17 सीट मिला। तो गुजरात में भी भाजपा सरकार बनाने वाली है। इनके मुख्यमंत्री जो होंगे, गुजरात में भाजपा के मुख्यमंत्री जो होंगे, यहाँ लिखा हुआ है भूपेंद्र पटेल गुजरात में भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे जो किस पार्टी से रिलेटेड है, तो भाजपा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है। हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा सर्वर चलाने के लिए हमें डाटा की आवश्यकता होती है, सर्वर को रखने के लिए। तो उस डाटा को अब आप अपने इंडिया से भी खरीद सकते हैं। पहले हम लोग अमेजोन का डाटा खरीदते थे, बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन भारत में ऑलरेडी हैदराबाद में एक डाटा सेंटर पहले से था, लेकिन सबसे बड़ा डाटा सेंटर वह खोला गया है। तो किस राज्य में, किस शहर में खोला गया है, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बेंगलुरु है, और 2 नंबर ऑप्शन ग्रेट नोएडा है, 3 नंबर ऑप्शन हैदराबाद है, 4 नंबर ऑप्शन चेन्नई है। तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा ग्रेट नोएडा में भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर खोला गया है। ग्रेट नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस डाटा सेंटर का जो है नाम दिया गया है योटा डी, याद रखिएगा इसका नाम दिया गया है योटा डी। योटा डी डाटा सेंटर जो है, इसके कुछ बातें याद रखिएगा। डाटा सेंटर पार्क की पहली बिल्डिंग को योटा डी 1 नाम दिया गया है, जिसका निर्माण 5000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। ग्राउंड के साथ इसे 7 फ्लोर का बनाया गया है, यानी 7 फ्लोर का ये जो बिल्डिंग बना है यह 7 फ्लोर का है, और इसमें 3 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है। इसका एरिया जो है 3 लाख स्क्वायर फीट है। इसकी क्षमता 5000 सर्वर रैंक को रखने की है, और जिसमें आईटी भार की क्षमता 28.8 मेगावाट की है। और यहाँ देखिएगा बेंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक है, पुस्तक का नाम है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, किसकी कृति है। ये काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 है मानसी गुलाटी, 2 नंबर ऑप्शन है जयराम रमेश, 3 नंबर ऑप्शन है सलमान रुश्दी, 4 नंबर ऑप्शन है चेतन भगत। तो इसका सही आंसर जो होगा, याद देखिए, पुस्तक है मेरिकल्स ऑफ फेस योगा। इसका सही आंसर जो होगा मानसी गुलाटी होगा। मानसी गुलाटी इसकी लेखिका है। इस पुस्तक से रिलेटेड कुछ हाल फिलहाल में पुस्तकें लिखी गई है। 2022 की पुस्तकें लिखी गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसके लेखक है बिल गेट्स। उसके आगे है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस, इस पुस्तक के लेखक है किरण बेदी। इसी तरह कुछ पुस्तकों का यहाँ डाटा दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है मालदीव, म्यांमार, फिजी और भूटान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है हमारा फिजी। फिजी देश में भारत सरकार द्वारा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो थीम होगा वह होगा हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजन किया गया, तो यह कंबोडिया में आयोजन किया गया। आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेसिक बातों के लिए। जय हिंद,